नई ऊंचाई देने वाले, अपने शालीन स्वभाव से इंसानियत की यहाँ छत्तीसगढ़ में खिदमत करने वाले जनाब रमन सिंह साहब, यहाँ पर मौजूद शिक्षक मोर्चा के प्रभारी लीलाराम जी, डॉक्टर श्री छगन मुंडा जी, राजीव अग्रवाल जी, वक्फ के मंत्री सत्यानंद जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब, हाजी इनायत अली साहब, हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी सलीम गाज साहब, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल हमीद खान साहब, उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग साहब, राजस्थान से यहाँ तशरीफ ले आए राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिनको वहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ऐसे जनाब सलावत खान साहब, मुंबई से यहाँ पर तशरीफ लाए जनाब जोसेफ केसरी साहब, नागपुर से यहाँ पर तशरीफ लाए और पूरे महाराष्ट्र में वक्फ का आंदोलन चला रहे जनाब जमात सिद्दीकी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जनाब रुस्तम भट्टी साहब, इरफान भुट्टो साहब, साफी अशरफी साहब, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए मेरे मित्र राजीव राणा जी, मेरे मित्र धनंजय जी, यहाँ पर आए हुए सारे मौजूद हज़रात किराम, भाई और बहनों, मैं जनाब सलीम मुशर्रफी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सेमिनार रखा और इस सेमिनार में आपकी मौजूदगी से ये एहसास होता है कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह जी के दौरे इक़्तिदार में अक़लियत के लोग कितने खुश हैं आपकी हाजिरी। मैं भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। अगर मैं ये कह दूँ कि 1993 में मैं मेंबर रहा था, आपको लगेगा मैं कितना छोटा था। मैं बहुत कम उम्र का था, दिल्ली में सरकार बनी, मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था। मेरी पार्टी को लगा कि मुझे वक्फ बोर्ड में काम करने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुझे 93 में भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर बनाया और जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब भी मेरे साथ वक्फ बोर्ड के तब से मेंबर। मैं वक्त को समझता हूँ। कई बार होता है कि जो नेता लोग होते हैं, जब बोलने खड़े तो उनको पता ही नहीं होता ये है क्या, लेकिन माई तो एक ऐसी चीज है जो सब कुछ सिखा देती है। कुछ अगर पता नहीं भी हो तो वक्त के बारे में कुछ बातें कह दी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपके पास जब खड़ा हूँ तो मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर के नाते जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है वो जानता हूँ। मेरी उम्र पे मत जाइएगा, मेरी उम्र कम है, लेकिन मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ केंद्र में मंत्री के साथ काम किया है। और आपको राज की बात बता दूं, मैं और डॉक्टर साहब एक ही साथ बैठते थे और हम लोग आपस में ज्यादा वक्त जब काम करना हो तो बहुत हंसी मजाक में वो वक्त गुजरता था। अगर डॉक्टर साहब चले आए यहाँ अध्यक्ष हो गए तो सबसे ज्यादा मुझे फील होता था। मैंने कहा एक अच्छा दोस्त बनाया था, वो भी बिछड़ गया, वो छत्तीसगढ़ चले गए। क्योंकि जब साथ बैठते हैं तो हमारे यहाँ जितने लोग हैं उनकी माशाअल्लाह उम्र अच्छी खासी, जो मंत्री हमारे पास जो सबसे जवान आदमी दिखते थे, मित्रता दोस्ती उसी से हो सकती थी, तो वो डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर साहब के बाद में हुकुमदेव नारायण यादव थे, तो हमने डॉक्टर साहब जब चले गए तो हमें हुकुमदेव बाबू के साथ, जो मेरे से 40-50 साल बड़े हैं, उनके साथ गपशप करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब की कमी हमें वहाँ चलती, लेकिन
हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब डॉक्टर साहब जैसे अच्छे ईमानदार सिंसियर मुख्यमंत्री की जरूरत इस छत्तीसगढ़ को थी और खुदा ने छत्तीसगढ़ के लोगों की किस्मत में डॉक्टर रमन सिंह का नाम लिखा। आप जानते हैं कि खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो खुदा की मर्जी के बिना वो भी आपके मुख्यमंत्री नहीं बने। खुदा को मंजूर था कि आपके वक्त की जायदाद की हिफाजत करने वाला कोई आपके बीच में आए, और वो जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने एक अच्छे इंसान की तलाश की, और उस इंसान का नाम डॉक्टर यहाँ पर हाजी सलीम अशरफी साहब है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते वक्त की जायदाद की हिफाजत करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं अपनी बात को बहुत लंबी नहीं करूँगा, मुझे इशारा हुआ है कि खाने का भी अच्छा इंतजाम, और अशरफी साहब ने मैंने पूछा कि खाना है कि भोजन है। बीजेपी की मीटिंग में ज्यादातर भोजन होता है, कई खाने का, इन्होंने कहा नहीं, आज खाने का इंतजाम है। और हमने पूछा सिर्फ हमारे लिए है या सबके लिए है? इन्होंने कहा नहीं, सबके लिए है। तो मैंने कहा तो वक्त पर ही सेमिनार को खत्म किया जाए, क्योंकि खाने की बेइज्जती नहीं की जा सकती। तो मैं अपनी तकरीर को लंबी नहीं करते हुए मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूँ। कई में प्रेस वार्ता में था, हमारे प्रेस के भाई पूछ रहे आखिर बीजेपी वक्त का सेमिनार क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप में खबर है। अगर यहाँ पर कुछ ना भी बोला जाए तो आज खबर की सुर्खी क्या हो सकती है कि छत्तीसगढ़ में हजारों की तादाद में अक़लियत के लोग और मजहबी मुसलमान उलमाए कराम जमा हुए और डॉक्टर रमन सिंह साहब ने उसको खिताब किया। ये कोई छोटी खबर नहीं है, किसी के लिए बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह की गलतफहमियां बनाई गई, आज हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में, हमारी सरकार खिदमत का जिम्मा, खुदा ने हमें खिदमत का जिम्मा यहाँ बीजेपी को दिया है, इसलिए हम आपकी खिदमत करेंगे। और हमें जब जब मौका मिला है हमने आपकी खिदमत की। हम आज आपको कह सकते हैं, मैं उस डिटेल में, क्योंकि डॉक्टर सलीम अशरफी साहब ने जिस तरह की बातें कही है, अगर उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमने अपनी हालत क्या करी। जिस कौम ने औकाफ के लिए अपने, हमारे बाप दादा ने जो औकाफ बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया कि उससे कब्रिस्तान पर, उससे मदरसे पर, उससे खानकाह पर जो जमीन उन्होंने अपने बाल बच्चे का पेट काट कर कौम के नाम वक्त किया, वो इसलिए नहीं बनाया कि आज उस पर मुकेश अंबानी उसके अंदर जमीन बनाया, उन्होंने बनाया था। और ऐसी जगह जो कब्रिस्तान की जगह थी, मैंने कहा अंबानी साहब आप तो बड़े अमीर आदमी हैं, जिंदा रहते हुए कब्रिस्तान में बसने की कोशिश की। ये जो जिंदा लोगों की जगह थी, जिस आबादी पर आप बसने जा रहे हैं, आपका अगर यकीन हो, ये कब्रिस्तान में कभी जिंदा लोग अपना महल बनाने की तकाज़ नहीं देखते, लेकिन प्राइम लोकेशन पे लैंड है जहाँ एक गज की कीमत 16 लाख से ज्यादा होगी, वहाँ इतना बड़ा प्लॉट महाराष्ट्र सरकार ने 16 लाख में दे दिया। वहाँ का जो वक्फ मंत्री है उसने भी वक्त की जायदाद पर कब्जा किया, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी वहाँ के वक्त की जायदाद पर कब्जा किया, और महाराष्ट्र में यह आंदोलन का रुख ले चुका है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वक्त की जायदाद इसलिए थी, आज हम पर लोग हंस रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमारी हालत क्या हो गई। कोई सच्चे साहब आए हैं जो हमारी तबीयत बता रहे हैं कि हम कैसे, वो बता रहे हैं कि हम बड़े कमजोर हो गए, हमें कमजोर होने का एहसास करा रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो हमें कमजोर बता रहे हैं, लेकिन उस कमजोरी में मैंने वो सच्चर आयोग की रिपोर्ट पढ़ी। उस सच्चर आयोग की रिपोर्ट में जो 17 पेजेस हैं, 20 पेज में ये लिखा है कि वक्त की कितनी जायदाद पर सरकारी कब्जा है। डीजीए ने कब्जा किया, नेशनल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कब्जा किया। जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं उनको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसलिए ताला लगा दिया कि बहुत बड़ी इमारत है, अगर जामा मस्जिद में नमाज हो सकती, फतेह
पूरी मस्जिद में नमाज हो सकती है तो वहां क्यों नहीं हो सकती। लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया में अभी सक्सेस की ये रिपोर्ट है 364 पेज से लेके 382 पेज, उसका मैंने सिर्फ लाल वाला 20 पेज फाड़ कर लिया है। इसमें यह लिखा है कि आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद हुकूमत ने शब्द अपना कब्जा इस 20 पेज में सिर्फ 1 नंबर से लेकर 521 जायदाद के लिस्ट है। 521 जायदाद पर किसी प्राइवेट पार्टी ने कब्जा नहीं किया, 521 जायदाद पर सरकार ने कब्जा किया। कभी ग्रीन लैंड बनाकर, कभी आपकी जमीन पर एक्वायर करके उसका बंदर बांध करके। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अकेली मोर्चा के अध्यक्ष के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। लोगों को सुनने में अटपटा लगता हो, लेकिन अकलियतों के दर्द की बात, बेवा की बात, यतीम की बात, जो वक्त की जायदाद की बात है, ये कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि जिन लोगों से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्होंने ही आपको लूटने का काम किया है। ये 7 साल में उम्मीद लगे ये कब्जे डॉक्टर रमन सिंह सरकार में नहीं, ये कब्जे वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किए, ये कब्जे वसुंधरा राजे सिंधिया ने नहीं कब्जे किए, ये कब्जे आजादी के 50 साल बाद उन सरकारों ने किया जिन पर आपने बहुत भरोसा किया है। भाइयों और बहनों, इस मुल्क का बंटवारे के बाद मजहब के नाम पर इस मुल्क का बंटवारा हुआ। जिन लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारे को स्वीकार किया, जिन्होंने कबूल किया, वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन हमारे और आपके बाप दादा ने तय किया कि ये मादरे वतन है, हम जिंदा हैं किसी मुल्क में और मरेंगे किसी मादरे वतन के साथ। हमने ये आज जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ तो डॉक्टर रमन सिंह के पास कोई ऑफर नहीं था अपना मुल्क चुनने। इनको पैदा होने का हक था इस मुल्क में, लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन के बाप दादा को यह हक मिला कि तुम अपने कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर जो मुल्क बना है, जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है, उसमें जाओगे, अपने मजहब के लोगों के साथ जाकर रहोगे, या अपने कौम के, अपने मुल्क के साथ रहोगे। तब हमने तय किया कि हम मजहब के नाम पर बंटवारे को अस्वीकार करते हैं, हम नाकबूल करते हैं और हम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं। और जब मौलाना गुलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से खड़े होकर कहा था, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारा मुल्क है, अगर तुम इस मुल्क को छोड़कर जाओगे तो ये तुम्हारे वक्त की जायदाद है। उनके भाषण में ये बात है, ये वक्त की जायदाद, ये कब्रिस्तान, ये जामा मस्जिद की मीनार तुम्हें रोड़ों पर बुला रही है और ये कह रही है कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे आबा अजदाद के मज़ारों पर फातिहा पढ़ने कौन आए। अगर तुम इनको छोड़कर चले जाओगे तो मस्जिद का रखवाला कौन होगा। और हमारे आपके बाप दादा ने तय किया कि हम जिंदा हैं किसी मुल्क में और मरेंगे किसी मादरे वतन के खाक में मिलेंगे। इसलिए असली जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं बराबर इस बात को पूरी जोरदार तरीके से कहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप अपने मीटिंग में खड़ा होकर आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बात भी कई बार कही है जो आज आपके बीच में दोहराई, और ये बात मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कही कि हमारा इस मुल्क के अंदर जितना हक डॉक्टर रमन सिंह साहब को है, उतना ही हक इस मुल्क पर सैयद शाहनवाज हुसैन और सलीम अशरफी का है। इसलिए यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उसका मिलकर मुकाबला करें, आपस में बैठकर उसको हल करेंगे और इसी हल के तहत ये हल यही पर हो। और जब वक्त की ज्यादा आपको वक्त करके लोग चले गए तो क्या इसलिए चले गए तो परमानी का बंगला बन गया, वो इसलिए चले गए जिनके माँ बाप नहीं होंगे, जो यतीम होंगे, जो बेवा होंगे, ये उनके लिए, ये हमारे आपके लिए नहीं, ये सलीम राजा सलीम अशरफी साहब के लिए नहीं, ये सैयद शाहनवाज हुसैन और अब्दुल रशीद अंसारी के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो इसके लिए हकदार है। लेकिन जानबूझकर आज सच्चे कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि हम कमजोर हैं। आप हमें बता रहे हो, हमें एहसास कंपनी का शिकार बनाना चाहते हो, हमारे अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो। मैं और डॉक्टर साहब खड़े हैं, एक आदमी आकर कह दे आप तो बड़े कमजोर लगे। एक बार मैं गया, एक मेरा दोस्त था, वो जब आए मेरे समझ में गया शाहनवाज आज बड़े कमजोर लगे।
मैं दिन भर इस फिक्र में मुब्तला रहता था, मैं गलत तो बीमार हुई किसी के सामने जाकर देखें। कई बार किसी को डिप्रेस करना हो तो कह दो क्या बड़े कमजोर चल रहे हैं। अब सच्चर की रिपोर्ट में बहुत सी बातें सच है, लेकिन वो पूरी सच नहीं। उसने कहा कि रिपोर्ट जो बनाई कहा है उसके अंदर ऐसी सड़क बननी चाहिए जो अपने की आबादी वहां सड़कें नहीं, तो सड़कें नहीं है तो सच्चर को ये भी लिखना चाहिए सड़कें नहीं थी, लेकिन इसका पहला एहसास आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को हुआ। उन्होंने कहा कि 500 की आबादी और 1000 की आबादी के गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ेंगे। इसने रोका। क्या रमन सिंह साहब जब सड़कें बनाते हैं तो ये पूछते हैं कि किस कौम किस बिरादरी का के लोग यहाँ रहते हैं? क्या सड़कों पर लिखा है कि किस कौम और बिरादरी के लोग उस पर चलेंगे? सड़कें सबके लिए बनती। उसने सच्चर की रिपोर्ट में कहा कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो क्या उसको याद नहीं कि जिस सरकार में मैं और डॉक्टर रमन सिंह जी मंत्री थे उस सरकार ने तय किया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाए। जो बच्चा पैदा होगा उसका मौलिक अधिकार होगा कि उसको शिक्षित किया जाए। आज अकलियत के लोगों को पढ़ाने लिखाने, और मैं डॉक्टर रमन सिंह साहब से अपील करता हूँ आप कोई काम कीजिए मत कीजिए, लेकिन अकलियत के नौजवानों को बच्चों को पढ़ने का इंतजाम आपके क्यादत में जरूर होना चाहिए। क्योंकि तो अगर ये पढ़ लिख लेंगे किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जाएंगे। उसमें हम आगे आ जाते हैं। अगर ये तय होता कि चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा कितने हैं तो रमन सिंह की कास्ट पीछे रह जाती और शाहनवाज हुसैन की कास्ट आगे आ जाती। कुछ चीजें ऐसी अगर ये सर्वे सिर्फ अपर कास्ट के लिए हो जाए कि साथ दर्जी का काम करने वाले कितने लोग हैं, उसमें अगर कहा कि रमन सिंह जी की कास्ट उसमें तलाशी जाए तो कम हो जाए, उनको एहसास से कमतरी हो सकता है। ये सरकारी नौकरी के बारे में बात हो सकती है। और अगर फौज में मुस्लिम कम है, अब फौज में ये सर्वे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फौज में मुस्लिम कम है तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी उसका जो फौजी की भर्ती करती है वो करने का जो नियम है वाजपेयी जी ने बनाया? किसकी गलती? ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ये एक आईना है, और ये आईना उनका है जिन्होंने रिपोर्ट बनवाई है, वो अपनी शक्ल इसमें देखे, ये उनके वजह से। इसलिए हमारा कहना चाहते हैं हम वक्त पे सेमिनार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट को सरकार बाद में लागू करेगी और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेटिव मोर्चा इस पर पहले से काम शुरू कर रहा है। हम सरकार से एक लाइन की मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं इस पर चर्चा पार्लियामेंट में होगी और मैं सब बात यही बोल दूंगा तो पार्लियामेंट में क्या बोलूंगा, लेकिन पार्लियामेंट में मैं अपनी पार्टी का इकलौता मुस्लिम सांसद लोकसभा और खुदा के शुक्र के साथ कह सकता हूं कि जब हम बोलने खड़े होते हैं तो बहुत सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों की बोलती बंद हो जाती है। उनकी बोलती तो हम बंद करेंगे, जब पार्लियामेंट में खड़े होंगे तो पूरी तैयारी से खड़े होंगे। लेकिन आज यहाँ पर आए हैं तो एक बात आपके सामने कहना चाहें, अगर सरकार चाहती मुसलमानों पर, अकलियत के लोगों पर अगर सरकार मेहरबान होना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं है जितनी भी सरकारी कब्जे हैं वक्त की जायदाद पर मनमोहन सिंह कैबिनेट करके डिसीजन ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट करती है और वो जायदाद मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। मुसलमान अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखते हैं, लेकिन हवाले नहीं करेंगे। लफाजी से काम नहीं चलेगा, काम से काम हो। जब आदमी काम के बीच में जाएगा तो काम करना पड़ेगा। आज बड़ी बातें होती है। मैंने मेरे बारे में बताया अब्दुल रशीद साहब ने, मैं वहां से भी एमपी रहा हूं जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, किशनगंज। मेरी आवाज में अगर मैं दम के साथ बोलता हूं तो इसलिए बोलता हूं कि मैं चुनकर आता हूं। और वो किशनगंज जहां कभी सैयद शहाबुद्दीन एमपी हुआ करते थे, जहां कभी एमपी अकबर हुआ करते थे, और जब डॉक्टर रमन सिंह साहब यहाँ से जीतते गए तो मैं किशनगंज से जीत के गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में वजीर रहा। और मैंने जब मुझे मौका मिला तो हमने ये कभी परवाह नहीं की कि हम बदनाम हो जाएंगे कि मुस्लिम का काम करें। हमारी पार्टी ने ऐसा इजाजत दी और हमने काम किया। 4 जगह से हर की फ्लाइट जाती थी, 16 जगह से आज हो रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की देन। और आपसे तो मेरा खास रिश्ता है, आपके मुख्यमंत्री मुझे बैठकर आपकी तरफ से
नागपुर से हज की फ्लाइट कर दी, नहीं तो ये लोग दिल्ली या मुंबई जाते थे, बड़ी दुश्वारी का सामना होता। तो वो फ्लाइट हमने आपको, एक स्टेट से 2 जगह कहीं फ्लाइट नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ और नागपुर इधर को देखते हुए मैंने वहां से फ्लाइट उड़ाई, और इसी का नतीजा है। ठीक है, एक चुनाव केरली लोकसभा जीता, 6 मंत्रालय चले, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा, HRD मिनिस्टर रहा, जमीन के नीचे का कोयले का काम किया, आसमान के ऊपर का 30,000 फुट हवाई जहाज का काम किया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे आपके कपड़े का इंतजाम करने के लिए कपड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हमने काम किया, लेकिन बीच में ज्यादा काम किया तो किशनगंज की जनता ने मुझे 2 साल के लिए आराम करवाया, बहुत थक गया था। लेकिन जब बिहार में सरकार बनी तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी CM बने, तो उनकी सीट पर पार्टी ने मुझे भागलपुर से लड़ा। वो भागलपुर बड़ा मशहूर है, आप में से तो कम लोग फिल्म देखते होंगे, आप प्रभा कांड सुनाओ, जो उस पर गंगा जल फिल्म बनी, जो कैदियों के आंख में तेजाब डाले गए, वो हमारे ही शहर की बात। आपने 89 में बहुत बड़ा फसाद सुना होगा, राजीव गांधी साहब जब प्रधानमंत्री, उसके फैसले अभी आए, अभी 14 लोगों को उम्र कैद हुए, और वही भागलपुर अभी थोड़े दिन में और बदनाम हो गए। बड़ा अच्छा काम होता है, लेकिन एक कोई चोट पकड़ा गया, पुलिस वाला उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जा रहा था, थोड़ा घिसटा गया, उसकी कहानी बहुत आगे। तो आज मैं जहाँ पर सांसद हूँ, वहाँ पर कभी 89 में बहुत बड़ा फसाद, लेकिन मैं खुदा के शुक्र के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ की आवाम ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का परिचय देते हुए बीजेपी के सैयद शाहनवाज हुसैन को दोनों ने मिलकर वोट दिया। इसलिए मैं आज आपको कहने आया कि यहाँ पर तो अच्छा काम हो रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे, रमन सिंह जी का आपके मित्र हैं, आपकी की सरकार है, आप पार्टी के नेता हैं, यहाँ क्यों वक्ता सेमिनार कर रहे हैं? तो हमने कहा हम सच्चाई की तरह सिर्फ कमजोरी बताएं, थोड़ा मजबूती भी बताएं। हम और जगह कमजोरी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अच्छा काम हुआ वो भी बताएं। मैं जब आ रहा था तो यहाँ पर अब्दुल हमीद मोहल्ला पारा के कुछ साथी को वो ज्यादा दिखाना चाहते, उनको यकीन था मेरे को, इसलिए ले जाना चाहते। अगर मेरे को यकीन नहीं होता तो वो मुझे नहीं ले जाते। उन्होंने मुझे कहा, मैंने डॉक्टर साहब के हाथ में वो कागज उनका सौंप दिया, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे करनी है, जो जिम्मेदारी सरकार को करनी है वो सरकार करेगी। इसलिए मैं आप सबके तरफ से डॉक्टर रमन सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी अखिलेती मोर्चा की तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने वक्त की जायदाद को हासिल करने में 300 करोड़ की जायदाद को आपने हासिल करवाया, इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो दिक्कत है, दुश्वारी है, वो कागज के जरिए सलीम अशरफी साहब उनको पहुंचा देंगे। और आप यकीन रखिए, डॉक्टर साहब काम करने वाले हैं। डॉक्टर साहब जहाँ भी छत्तीसगढ़ में पहले लोग होते थे हेर फेर वाले, वैसे नहीं, काम करने वाले आदमी हैं। इसलिए वक्त की जायदाद में जो भी दुश्वारी होगी, उस दुश्वारी को डॉक्टर साहब दूर करेंगे, ऐसा मैं यकीन रखता हूँ। मैं फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इस्तफा करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जब अच्छा काम किया तो अच्छे काम की शाबाशी दी, जब बुरे काम की गाली मिले तो अच्छे काम की ताली भी मिलनी चाहिए। इसीलिए जोरदार ताली से डॉक्टर रमन सिंह साहब का स्वागत कीजिए। और आपका भी मैं सलीम अशरफी साहब का और इनकी पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैंने ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में उलमाए किराम, इतनी बड़ी तादाद में आप हजरात यहाँ पर आएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले भी मैं छत्तीसगढ़ आता रहा हूँ, कभी भी कोई दुश्वारी होगी तो आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर साहब पर पार्टी के नाते तो हक है ही, जाती तौर पर भी इतना हक है कि आपकी बात को उन तक पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।